नमस्कार, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए आज का वीडियो हमारा है भारतीय राज्य व्यवस्था का पॉलिटी का पार्ट 12 है। ये 12वां पार्ट है। 11 पार्ट हम कवर कर चुके हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हो। ये आपको जो इस तरह का बटन दिख रहा होगा, ये रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर उसके बगल में एक घंटी का बटन आएगा, इसको दबा दीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड कर सकूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ये हमारा चैनल है सिविल सर्विसेज विधालोक, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको शेयर करना भी ना भूलें। शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। यहाँ नोटिफिकेशन बेल है, उसको भी प्रेस कर दें। चलिए देखते हैं आज के वीडियो हम क्या कवर करेंगे। मूल कर्तव्य क्या होते हैं, किस भाग में है, ये देख लेंगे। संविधान में संशोधन, संशोधन के प्रकार, संसदीय व्यवस्था और संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं, उसकी कमियां क्या हैं, और फिर लास्ट में देखेंगे कि संविधान की मूल संरचना, जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, वो क्या है। ठीक है, देखिए मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में इसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो 42वें अमेंडमेंट 1976 के द्वारा, और इस जोड़ा गया था कहाँ पे, तो भाग 4 के का में, भाग 4 है, भाग 4 के का में इसको जोड़ा गया। और अनुच्छेद 51 का एक अनुच्छेद जोड़ा गया, और इस अनुच्छेद के अंतर्गत 10 मूल अधिकार जोड़े गए हैं। मतलब स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस समिति की सिफारिश पर या किसके सिफारिश पर संविधान में जोड़े गए। तो ये स्वर्ण सिंह समिति होगा, आप टिक कर दीजिएगा। और कहाँ से लिए गए हैं ये, अगर ये आएगा तो यूएसएसआर से प्रेरित हैं, वहाँ से लिए गए हैं, यूएसएसआर के संविधान से। और ये 42वें अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं, भाग 4 के काम में जोड़े गए हैं, और अनुच्छेद 51 के का ए, 51 के का में जोड़े गए हैं। और शुरू में 10, पहली बार जब जोड़े गए थे तो 10 मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया था। पहला है संविधान का पालन, आदर्शों, उसकी संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। राष्ट्रीय आंदोलन, इसके राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित करने वाले या इसके उच्च आदर्श को संजोए रखें। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें। देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करें। भ्रातृत्व की भावना का विकास करना। संस्कृत का परिरक्षण, पर्यावरण रक्षा, वन, झील, नदी, वन्य जीव, इनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के द्वारा सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करना, उत्कृष्ट योगदान देना। तो देखिए ये 10 मूल अधिकार जोड़े गए थे कब, 1976 में। फिर एक 11वां मूल अधिकार जोड़ा गया है बाद में, 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। तो पहली बार में जोड़े गए थे 10 मूल अधिकार, और 11वां मूल अधिकार जोड़ा गया है 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। देखिए संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये संविधान में संशोधन की बात कर रहे हैं। एक होता है साधारण, देखिए संशोधन के प्रकार देख लेते हैं। देखिए संशोधन के प्रकार क्या है, एक होता है साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, एक होता है विशेष बहुमत द्वारा। 2 प्रकार का होता है। और विशेष बहुमत द्वारा भी 2 प्रकार का होता है। एक है सिर्फ संसद के द्वारा विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन, एक होता है संसद के द्वारा तो विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए विधेयक, लेकिन कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडल के द्वारा भी पारित होना चाहिए। तो विशेष बहुमत 2 प्रकार का होता है। एक तो सिर्फ जो संसद के द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाए, और दूसरा संसद के द्वारा तो विशेष बहुमत से पारित ही किया गया है, साथ के साथ आधे से अधिक राज्यों की विधानसभा के द्वारा भी समर्थन होना चाहिए। ठीक है, तो ये संशोधन का प्रकार हो गया। अब ये है संविधान में संशोधन अगर हमें करना हो तो उसकी प्रक्रिया क्या है, तो देखो भाग 20 है, उसमें अनुच्छेद 368 है, इसमें संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। संविधान में जब संशोधन करना होगा तो ये अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। अब अगर कोई संविधान में संशोधन विधेयक ला रहा है संसद में, तो क्या होगा, संसद के किसी भी सदन में ऐसा विधेयक लाया जा सकता है जो संविधान के संशोधन से संबंधित है। जैसे विधान, लेकिन हाँ ये विधानमंडल में नहीं लाया जा, किसी भी राज्य में जो संविधान संशोधन करना है तो किसी भी राज्य में ऐसा विधेयक नहीं लाया जा सकता, सिर्फ संसद में लाया जाएगा, और दोनों लोकसभा राज्यसभा में से किसी भी सदन में। दूसरा, मंत्री, गैर सरकारी सदस्य, कोई भी इस विधेयक को ला सकता है, जरूरी नहीं है कि मंत्री ही लाए, गैर सरकारी सदस्य जो गैर मंत्री है वो भी ला सकता है। और लेकिन ये विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर ही लाया जा सकता है। पहले आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी कि हम संविधान में संशोधन करना चाहते हैं और हम विधेयक ला रहे हैं, राष्ट्रपति सहमति दे देगा तभी आप उसको किसी भी सदन में रख सकते हैं। दोनों सदनों के द्वारा, लोकसभा
और राज्यसभा दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत मतलब उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। सदन की संख्या में उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। जैसे मान लो आम विधेयक में क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा ने पारित किया, राज्यसभा ने नहीं पारित किया, ठीक है, कोई गतिरोध हो गया, संयुक्त बैठक हो गई, संयुक्त बैठक में लोकसभा के सदस्य ज़्यादा होते हैं, मिलकर इन्होंने पास करवा दिया। लेकिन इसमें संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, दोनों से अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। और अगर विधेयक संविधान में संशोधन इस प्रकार का किया जा रहा है कि वो किसी संघीय व्यवस्था से संबंधित है, तो आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा भी सामान्य बहुमत से इसे पारित करना अनिवार्य है। दोनों देखो, मान लीजिए दोनों सदनों में ये विधेयक पारित हो गया है, लोकसभा राज्यसभा में, अब क्या होगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा इसकी स्वीकृति के लिए, क्योंकि जब संसद में विधेयक लाया जाता है, ठीक है, ये होता है विधेयक जब संसद में लाया जाता है, इसको लोकसभा और राज्यसभा पारित करते हैं, फिर ये जाता है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास। जब राष्ट्रपति इस पर साइन कर देते हैं, ठीक है, सिग्नेचर कर देते हैं, तब ये बन जाता है अधिनियम। तो अधिनियम और विधेयक में ये अंतर है, ठीक है। तो विधेयक जब लाया जाएगा संसद में, राष्ट्रपति के साइन के बाद वो अधिनियम कहलाएगा। ये एक ड्राफ्ट है। अब देखिए दोनों सदनों से पारित हो गया विधेयक, अब जाएगा राष्ट्रपति के पास। अब देखिए चूंकि संविधान संशोधन विधेयक यहाँ पे लिखा है राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही लाया गया है, तो अब राष्ट्रपति चूंकि पहले ही सहमत दे चुके हैं, तब वो बाध्यकारी है कि वो इस पर सिर्फ स्वीकृति देंगे, उसके बाद दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ना तो इसे अपने पास रख सकते हैं, ना तो पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं, ये सिर्फ इस पर स्वीकृति ही देंगे क्योंकि इनकी अनुमति से ही लाया गया है। तो ये है संविधान संशोधन विधेयक। इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि अगर इस सदन एक सदन से पारित हो जाए, दूसरे से ना पारित हो, कौन कौन सा सही है, ठीक है। इस प्रकार से देखिए संशोधन के प्रकार हमने देखे, साधारण बहुमत से संशोधन, नए राज्यों का प्रवेश व गठन करना है तो साधारण बहुमत से होगा। विधान परिषद का निर्माण या समाप्ति करना है, साधारण बहुमत से होगा। जैसे अभी वेस्ट बंगाल ने प्रस्ताव दिया है कि वो विधान परिषद का गठन करेगा। अब इसको क्या हुआ है कि ये केंद्र में आएगा, तो संसद के द्वारा सिर्फ साधारण बहुमत से, मतलब 51% लोगों ने अगर इसका समर्थन कर दिया तो इसका निर्माण हो जाएगा। दूसरी अनुसूची के जो विषय हैं उसको साधारण बहुमत से मतलब संसद पारित करती है। संसद में गणपूर्ति या कोरम साधारण बहुमत से। सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र का विस्तार करना है तो भी साधारण बहुमत। नागरिकता की प्राप्ति या नागरिकता की समाप्ति, नागरिकता से संबंधित कोई विधेयक लाना है तो साधारण बहुमत से। निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण साधारण बहुमत। 5वीं और 6ठी अनुसूची में कोई संशोधन करना है तो साधारण बहुमत से संसद संशोधन कर सकती है। अब विशेष बहुमत की बात आती है तो देखिए एक सिर्फ विशेष बहुमत की बात करेंगे तो प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। जितनी भी सदस्य संख्या है उसके कुल सदस्यों का भी बहुमत हो, और उपस्थित जितने लोग हैं उपस्थित में से जितने मतदान करें, क्योंकि कभी होता है कि सभी उपस्थित मतदान नहीं करते, मतदान से लोग अपने आप को अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो सदन के कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, जितनी सदन की सदस्य संख्या है उसका बहुमत। दूसरा, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, जितने भी उपस्थित और मतदान करने हो उनके कम से कम 2/3 सदस्य ने हाँ किया हो, उस पर समर्थन दिया हो। जैसे फंडामेंटल राइट में अगर संशोधन करना है, मूल अधिकार में मूल अधिकार ये है DPSP नीति निर्देशक सिद्धांत में संशोधन करना है, इस प्रकार के संशोधन को विशेष बहुमत से किया जा सकता है। ज़्यादातर उपबंधों का संशोधन भारत में संसद के द्वारा विशेष बहुमत से ही किया जाता है। अब देखो विशेष बहुमत के बाद आधे राज्यों के विधानमंडल से अनुमति मांगा जाएगा। वो किन किन विधेयकों में, देखो अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में कोई सुधार करना है तो आधे राज्यों के विधानमंडल की अनुमति चाहिए, क्योंकि ये हमारी संघीय व्यवस्था को परिवर्तित करता है, संघीय व्यवस्था से संबंध रखता है। केंद्र और राज्य की कार्यकारी शक्तियों में अगर विस्तार किया जा रहा है, सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट, इन दोनों से संबंधित अगर कोई सुधार किया जा रहा है। सेंटर स्टेट की, केंद्र और राज्य के संबंध में जो विधायी शक्ति है उसका अगर विभाजन से संबंधित कोई संशोधन है, या 7वीं अनुसूची में कोई संशोधन है। 7वीं अनुसूची में क्या है, तो तीनों प्रकार की सूचियाँ हैं, लिस्ट है, एक केंद्र सूची है, एक राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है। तो तीनों प्रकार की सूची किसमें है, 7वीं अनुसूची में। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व से संबंधित अगर विधेयक है और अनुच्छेद 368 स्वयं में अगर अनुच्छेद 368 में ही बदलाव करना है तो इस प्रकार के जो विधेयक होंगे उसमें आधे राज्यों की विधानमंडल की आवश्यकता होगी। सरकार की प्रणाली देख लेते हैं, हम किस आधार पर यह डिसाइड करते हैं कि कोई सरकार संसदीय प्रकार की है या राष्ट्रपतीय प्रकार की है। तो देखो सरकार में कार्यपालिका और विधायिका
इन दोनों के मध्य संबंध जो होता है, उस संबंध के आधार पर हम ये बताते हैं कि कोई सरकार संसदीय प्रकार की है या राष्ट्रपतीय प्रकार की है। कार्यपालिका क्या है, तो जैसे वर्तमान में देखिए मोदी गवर्नमेंट है, तो मोदी जी को मिला के जो कैबिनेट होती है, जो बड़े बड़े फैसले लेती है, कहते हैं आज कैबिनेट की मीटिंग है, आज कुछ फैसला होने वाला है ना, इस प्रकार से जो कैबिनेट होती है जिसमें सारे कैबिनेट मंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री हो गए आपके, विभिन्न प्रकार के जो हमारे ये केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं, जो मेजर हमारे विभाग हैं उनके मंत्रालय हैं वो, ठीक है। जैसे डिफेंस हो गया हमारा, वित्त हो गया हमारा, निर्मला सीतारमण जी हैं, विदेश हो गया, तो ये सारे जो मंत्रालय हैं। तो कार्यपालिका क्या करती है, कार्यपालिका और विधायिका क्या है, तो इसको देखिए संसद है, विधायिका, ठीक है, पार्लियामेंट है। तो कार्यपालिका और विधायिका मतलब ये जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद और विधायिका संसद, इनके मध्य संबंध किस प्रकार का है, उससे हम बताते हैं कि संसदीय है या राष्ट्रपति है। कार्यपालिका अगर अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, मोदी जी की मंत्रिपरिषद जो है वो जो भी फैसले लेती है मंत्रिमंडल, अगर वो संसद के प्रति उत्तरदायी हैं, तब हम क्या कहेंगे कि ये संसदीय व्यवस्था है। जैसे कोई भी फैसला कैबिनेट लेती है, संसद में उस पर वाद विवाद होता है, संसद पे उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं, यह है उत्तरदायित्व ठहराना, ठीक है। तो हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है। बात करेंगे अमेरिका की, तो वहाँ पे कार्यपालिका, जैसे कि वहाँ पे जो राष्ट्रपति होता है वो क्या करता है, अपने जितने भी मंत्री होते हैं वो उसकी विधायिका से कोई लेना देना नहीं, वो अपने आप से किसी भी को मंत्री उठा के मंत्री बना सकता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, तो उस पद्धति को हम बोलेंगे राष्ट्रपतीय व्यवस्था या राष्ट्रपतीय पद्धति, ठीक है। तो ये हो गया सरकार की प्रणाली। अब संसदीय सरकार हमारे यहाँ है भारत में, तो संसदीय सरकार की विशेषताएं देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे एक नामिक होता है और एक वास्तविक कार्यपालक होता है। नामिक मतलब जो सिर्फ नाम का हो, जिसके नाम से सारे कार्य किए जाएं, जैसे हमारे देश में है राष्ट्रपति। वास्तविक शक्तियां इनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि इनको बाध्यकारी बनाया गया है। इनके लिए कहा गया है कि ये वही काम करेंगे जो मंत्रिपरिषद इनको सलाह देगी, अपने मन से ये कोई कार्य नहीं कर सकते। तो ये नामिक है, क्योंकि केंद्र सरकार के सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। और वास्तविक कार्यपालिका मतलब जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली जो मंत्रिपरिषद होती है, सारे फैसले वही लेती है। तो वास्तविक कार्यपालिका कौन है, वास्तविक ये है, और नामिक है राष्ट्रपति। ये संसदीय सरकार। देखिए संसद हमारे देश में है, संसदीय सरकार हमारे देश में है, तो बस आपको क्या करना है कि उसको माइंड में एक रख लेना है, एक इमेज बना लेना है संसद की, और उसको इससे लिंक करते जाना, आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। ये तो आप देख ही रहे हैं कि राष्ट्रपति भी है और प्रधानमंत्री भी है, और सारी शक्तियाँ वास्तविक प्रधानमंत्री के पास हैं, आपको याद हो गया। बहुमत प्राप्त दल का शासन है, संसदीय सरकार की विशेषताएं है, ये भी आपको पता है। बहुमत जिस दल को प्राप्त होगा वही शासन करेगा, और उसी दल का जो नेता होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। सामूहिक उत्तरदायित्व है, ये भी आपको पता है क्या होगा। अगर मोदी जी इस्तीफा दे दें तो पूरी मंत्रिपरिषद का इस्तीफा मान लिया जाएगा, मतलब सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। दोहरी सदस्यता है, एक जो मंत्री होता है वो विधायिका मतलब वो संसद का भी सदस्य होता है, और कार्यपालिका वो कैबिनेट का भी सदस्य होता है, ठीक है। निचले सदन का विघटन की बात हम करते हैं, तो निचला सदन क्या है हमारे यहाँ, लोकसभा, इसी का विघटन होता है। 5 साल के बाद भी विघटन हो जाता है इसका, और अगर उसके पहले भी मंत्रिपरिषद त्याग पत्र दे दे तब विघटन हो जाता है। और जो हमारे यहाँ राज्यसभा है, ये उच्च सदन है, इसका कभी विघटन नहीं होगा। इसमें एक फार्मूला ये याद रखिए कि 2 सही 1/3, इसको याद रखिएगा, फ्रैक्शन को, ठीक है। क्या होगा कि 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष इसके सेवानिवृत्त होते हैं। तो राज्यसभा में क्या है, 2 सही 1/3, 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है। तो ये इसका विघटन नहीं होता। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा सदन है जिसका कभी विघटन नहीं होता, राज्यसभा। गोपनीय होते हैं, जो मंत्री होते हैं वो गोपनीयता की शपथ लेते हैं कि हम चीज़ों को गोपनीय रखेंगे। आप समझ लीजिए, भ्रष्टाचार भी होता है तो बताते थोड़ी हैं, गोपनीयता की शपथ ले रखें, जबकि भ्रष्टाचार इसमें शामिल नहीं है। संसदीय व्यवस्था के गुण, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य होता है, चूँकि दोनों एक ही, चूँकि विधायिका कार्यपालिका जो होती है वो विधायिका का ही अंग है। जो मंत्रिपरिषद होती है, जो कैबिनेट है, वो क्या, उसके जितने मंत्री हैं वो सब विधायिका के अंग हैं, संसद के अंग हैं, संसद के ही पार्ट हैं। तो क्या करेंगे, सामंजस्य तो होना ही है। उत्तरदायी सरकार है, इसमें मंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, संसद में प्रश्न पूछे जाते हैं इनसे, ठीक है। तो ये उत्तरदायी है संसद के प्रति, उसमें इनको जवाब देना है, बाध्यकारी है। निरंकुशता का प्रतिषेध, कार्यकारिणी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और इसको हटाया भी जा सकता है, ठीक है। तो निरंकुश नहीं हो सकता।
वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर कोई मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे दे तो इसमें वैकल्प ये नहीं कि तुरंत चुनाव कराने ही है, वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था की जा सकती है। कोई जो दूसरा बहुमत दल प्राप्त होगा, जो दूसरा दल होगा जिसको बहुमत प्राप्त होगा, वो अपना पक्ष रख सकता है और वो अगर बहुमत उसको प्राप्त हो जाएगा, उसको समर्थन मिल जाएगा तो वो सरकार बना लेगा। व्यापक प्रतिनिधित्व होता है इसमें, ये संसदीय व्यवस्था है, आप जानते हैं सारे प्रतिनिधि ही जाके संसद में बैठते हैं। अब संसदीय व्यवस्था के दोष, कुछ कमियां क्या हैं इसकी देखिए। पहला है तो अस्थिर सरकार है, अगर समर्थन वापस हो जाए, समर्थन वापस ले लिया जाए तो सरकार गिर जाती है, तो ये अस्थिर सरकार है, ऐसा नहीं है कि 5 साल बनी ही रहेगी। दूसरा बहुमत पर, वही बहुमत पर निर्भर करता है, अगर बहुमत नहीं है तो अस्थिर सरकारें गिर जाएगी। नीतियों की अनिश्चितता है, कोई भी एक सरकार है वो जैसे ही सत्ता से जाएगी, दूसरी सरकार जैसे आएगी वो सारी या तो वो नीतियां ही नहीं अपनी ले आती है। अगर पुरानी नीतियों पे मतलब वो काम करती है तो उसको ऐसा लगता है कि ये पिछली सरकार की नीतियां हैं, तो वो उन नीतियों को हटा के अपना नाम करने के लिए अपनी नई नई नीतियां ले आती है। तो ये नीतियों के अभाव, अनिश्चितता का अभाव है, कि अनिश्चितता है। मंत्रिमंडल की निरंकुशता, नीतियों की अनिश्चितता रहती है, हाँ निश्चितता का अभाव है इसमें, या इसको कह सकते हैं नीतियों की अनिश्चितता रहती है या नीतियों की निश्चितता का अभाव रहता है, ठीक है। मंत्रिमंडल की निरंकुशता, मंत्रिमंडल को अगर पूर्ण बहुमत है, प्राप्त हो जाता है किसी मतलब ये सत्ताधारी पार्टी को अगर पूर्ण बहुमत प्राप्त है तो वो अपने हिसाब से सारे परिवर्तन कर लेता है, क्योंकि संसद में उसको कोई रोकने वाला नहीं रहता है और उसके पार्टी के जितने सांसद होते हैं मजबूरी है उनकी कि वो उनको व्हिप का ऑर्डर मानना ही होता है। इसीलिए मंत्रिमंडल निरंकुश हो जाता है, जो भी फैसले लेती है उसको कोई विरोध नहीं कर पाता है। अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन, ये तो भैया सब लोग जानते हैं कि कितने कुशल व्यक्ति पहुंचते हैं संसद में इस प्रणाली से। भारतीय एवं ब्रिटिश मॉडल में अंतर देखिए, पद्धति और शासन के आधार पर देखते हैं। भारत ब्रिटेन में क्या है, राजशाही है, वहाँ तो देश का प्रमुख है वो एक राजा या रानी होता है। भारत में गणतंत्र है, यहाँ राष्ट्रपति होता है, सारे काम राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, वहाँ राजा रानी के नाम से। संसद की संप्रभुता है, ब्रिटेन में क्या है कि संसद सर्वोच्च है, भारत में ऐसा नहीं है, किसी एक की संप्रभुता नहीं है। यहाँ पे लिखित संविधान होने के कारण क्या है, संविधान की सर्वोच्चता है, संघीय व्यवस्था है, न्यायिक समीक्षा और फंडामेंटल राइट, इन सब के वजह से संसद संप्रभु नहीं है, उस पर प्रतिबंध है। अगर वो कोई असंवैधानिक कानून बनाना चाहेगी तो न्यायिक समीक्षा के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय उसको असंवैधानिक करके हटा देगा। प्रधानमंत्री को, ये ब्रिटेन जो है वहाँ प्रधानमंत्री को निचले सदन का सदस्य होना चाहिए, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है निचला सदन, तो वहाँ पे ब्रिटेन में क्या है, ये जरूरी है कि जो प्रधानमंत्री होगा वो लोकसभा का ही होगा, मतलब वहाँ के निचले सदन का ही होगा। भारत में ऐसा कुछ नहीं, जैसे इसके पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे हमारे, तो मनमोहन सिंह, तो वो उच्च सदन के राज्यसभा के सदस्य थे। मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी होती है ब्रिटेन में, भारत में ऐसा कुछ नहीं है। ब्रिटेन में एक शैडो कैबिनेट होती है, छाया कैबिनेट की व्यवस्था, और भारत में ये व्यवस्था नहीं है। अब देखिए संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ये आया कहाँ से, ये कॉन्सेप्ट या अवधारणा आई कहाँ से, तो देखिए हुआ ये था कि आज़ादी के बाद से लेके 1967 तक लगभग केंद्र में एक ही पार्टी, कांग्रेस पार्टी की सत्ता थी और लोकसभा राज्यसभा में दोनों का उसका बहुमत था, तो वो बिल्कुल सीधे चली जा रही थी, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। जैसे ही किसी बात पे विवाद होता था सर्वोच्च न्यायालय से, वो तुरंत संविधान संशोधन ले आती थी और उसको अपना संशोधन करके सही कर लेती थी। तो 1900 ये है एक शंकरी प्रसाद मामला, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, और एक है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, ठीक है, सज्जन सिंह। इन दोनों मामले जो हैं 1967 के पहले के हैं। तो इन दोनों मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था कि संसद फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती। हुआ क्या था कि 1951 में, अब चूंकि देश आज़ाद हुआ था तो बहुत सारे भूमि सुधार कानून लागू किए जा रहे थे, ठीक है। उस समय संपत्ति का जो अधिकार था वो मूल अधिकार था, और जब भूमि सुधार कानून लागू करोगे, भूमियाँ लोगों से लोगे, तो उनकी संपत्ति जब छीन रहे हो तो उनका मूल अधिकार कहाँ ना, वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय चले जाते थे। और दूसरा जो प्रिवी पर्सेस थी, जो विशेषाधिकार दिए गए थे, जो देसी रियासतों को जो शामिल किया गया था भारत में, जो देसी रियासतों के जो मुखिया थे उनको कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे, जब उनको छीना जाने लगा तब भी वो सर्वोच्च न्यायालय चले जाते थे। तो क्या हुआ, बहुत विवाद होता था संपत्ति के अधिकार में कटौती करने के लिए। तो संसद ने 1951 में पहला संविधान संशोधन किया और संपत्ति के अधिकार में कटौती कर दी गई भूमि सुधार वगैरह कानून लागू करने के लिए। तो लोग सर्वोच्च न्यायालय चले गए, तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें फैसला दिया कि संसद को
फंडामेंटल राइट में कटौती करने का अधिकार है। तो ये जो दोनों मामले हैं, शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह, इन दोनों मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि भाई संसद मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा, विकल्प दे देगा निम्नलिखित में से किस वाद में प्रथम बार सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, ठीक है, या किन किन वाद में संशोधन करने का निर्णय दिया था, तो ये याद रखिएगा। तो शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह में कहा था कि फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकती। फिर 1967 में गोलकनाथ का मामला आया। पहली बार ऐसा था जब सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व के फैसलों के विपरीत फैसला दिया था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद मूल अधिकार में कटौती नहीं कर सकती। अभी तक संसद कह रही थी, वो सर्वोच्च न्यायालय कह रहा था कि संसद कटौती कर सकती है। पहली बार 1967 में गोलकनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मूल अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती। अब भैया अभी तक निरंकुश सरकार चली जा रही थी, कोई रोकने टोकने वाला था नहीं, तो संसद ने सोचा अच्छा हमारे ऊपर प्रतिबंध लो। संसद ने प्रतिक्रिया स्वरूप क्या किया, 24वां 25वां अमेंडमेंट कर डाला, ठीक है। अब संसद ने इसमें क्या अपने आप को क्या शक्ति दे ली, 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा संसद ने स्वयं को यह शक्ति दे दी कि संसद फंडामेंटल राइट समेत मूल अधिकारों समेत संविधान के किसी भी भाग में किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है। ये शक्ति अपने आप को संसद ने दे ली। अब 1973 आया। 73 में क्या हुआ कि संविधान के 25वें 24वें 25वें और 29वें अमेंडमेंट को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि ये मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। इन अधिकारों 1973 में केशवानंद वाद में इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि ये मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, 24वां 25वां और 29वां संविधान संशोधन। तो सर्वोच्च न्यायालय में क्या हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें यह निर्णय दिया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। चलो ठीक है, हम मान लिए कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। मतलब इसमें कहा गया केशवानंद वाद में कि संसद जो है वो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन ऐसा संशोधन नहीं कर सकती कि वो संविधान के मूल ढांचे को ही परिवर्तित कर दे। तो यहीं से आया था बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान की मूल संरचना का प्रावधान, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। ये हमारा चैनल है सिविल सर्विसेज विद आलोक। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, नोटिफिकेशन बेल को अवश्य प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका मैसेज या नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।